नमस्कार। चलिए एक पल के लिए सोचते हैं एक ऐसी जिंदगी के बारे में जिसका पॉलिटिक्स से मतलब दूर दूर तक कोई वास्ता ही ना हो, और फिर अचानक किस्मत कुछ ऐसा खेल खेलती है कि इंसान सीधा देश के सबसे बड़े ओहदे पर पहुंच जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी है राजीव गांधी की, भारत के वो प्रधानमंत्री जो शायद कभी बनना ही नहीं चाहते थे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक एयरलाइन पायलट भारत का सबसे युवा प्रधानमंत्री बना कैसे। ये एक ऐसा सफर है जो उम्मीदों और त्रासदियों से भरा हुआ है, और इसकी कहानी हमें भारत के इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर ले जाती है। तो इस कहानी की शुरुआत संसद के गलियारों से नहीं बल्कि खुले आसमान से होती है। राजीव गांधी ने अपना करियर एक पायलट के तौर पर चुना था, एक ऐसा रास्ता जो नेहरू गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत से बिल्कुल अलग था, बिल्कुल जुदा। यहां देखिए, उनके जीवन के दो अलग अलग पहलू कितने साफ नजर आते हैं। एक तरफ इंडियन एयरलाइंस के एक पायलट जो बस एक आम जिंदगी जीना चाहते थे, और दूसरी तरफ उनकी वो असाधारण किस्मत जो उन्हें भारत के छठे और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के पद तक ले आई। उनकी अपनी ख्वाहिश तो राजनीति से हमेशा दूर रहने की थी, पर देखिए इतिहास ने उन्हें एक पूरे राष्ट्र को मॉडर्न बनाने की विरासत सौंप दी। तो फिर ऐसा हुआ क्या कि उन्हें अपना चुना हुआ रास्ता छोड़ना पड़ा? असल में उनका राजनीतिक सफर त्रासदियों के बीच से शुरू हुआ, जिसने उन्हें अपनी निजी जिंदगी से निकालकर देश के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए राष्ट्रीय मंच पर खड़ा कर दिया। देखिए, सिर्फ 4 साल के अंदर एक के बाद एक घटनाओं ने पूरी कहानी ही पलट दी। पहले 1980 में उनके छोटे भाई संजय गांधी, जिन्हें सब अगला पॉलिटिकल वारिस मानते थे, उनकी एक प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। इसके बाद परिवार के जोर देने पर राजीव गांधी को ना चाहते हुए भी पॉलिटिक्स में आना पड़ा। और फिर 1984 का वो साल जब देश को एक और गहरा सदमा लगा, प्रधानमंत्री और उनकी मां इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। और सोचिए, उसी दिन राजीव गांधी को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी। मतलब कितना बड़ा और कितना दुखद बदलाव था ये। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के ठीक बाद राजीव गांधी ने भारत के लिए एक बिल्कुल नया विजन सामने रखा। ये एक ऐसे युवा लीडर का नजरिया था जिसकी नजरें अतीत पर नहीं बल्कि आने वाले कल पर टिकी थी, एक मॉडर्न इंडिया पर। सोचकर देखिए, सिर्फ 40 साल की उम्र में वो भारत के अब तक के सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर बने। उनके आने से एक नई ऊर्जा आई, भविष्य को लेकर एक ऐसी सोच आई जो उस दौर की राजनीति में पहले शायद ही किसी ने देखी हो। उनका मिशन बिल्कुल क्लियर था, वो भारत को 21वीं सदी के लिए तैयार करना चाहते थे। असल में आज हम जिस कंप्यूटर और टेलीकॉम क्रांति की बात करते हैं ना, उसकी नींव उन्होंने ही रखी थी, और इसी ने देश का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। साथ ही उन्होंने एजुकेशन और साइंस पर भी खूब जोर दिया, पंचायती राज को मजबूत किया ताकि पावर सिर्फ दिल्ली में ना रहे बल्कि गांवों तक पहुंचे। उनका विजन था एक ऐसे भारत का जो मॉडर्न हो, टेक्नोलॉजी में आगे हो और जहां करप्शन कम से कम हो। लेकिन उनका कार्यकाल सिर्फ सुधारों और तरक्की का ही नहीं था, ये चुनौतियों और विवादों से भी घिरा रहा। उनके मॉडर्न विजन पर बहुत जल्द मुश्किलों के बादल घिरने लगे और एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। उनकी सरकार कई मुश्किलों में फंस गई। बोफोर्स तोप सौदे में करप्शन के जो आरोप लगे, उसने उनकी मिस्टर क्लीन वाली इमेज को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया। फिर श्रीलंका के सिविल वॉर में भारत का दखल, खासकर एलटीटी के साथ जो संघर्ष हुआ, वो एक बहुत बड़ी और विवादित चुनौती बन गया। और इसी दौरान पंजाब और कश्मीर में भी उग्रवाद लगातार सिर उठा रहा था। और अब हम उनके जीवन के उस सबसे दुखद और अंतिम अध्याय पर आते हैं। एक ऐसी घटना जिसने सिर्फ उनकी जिंदगी का अंत नहीं किया बल्कि पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया। साल था 1991 और देश में आम चुनाव का माहौल था। राजीव गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री तो नहीं थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को सत्ता में वापस लाने के लिए पूरे देश में जोर शोर से प्रचार कर रहे थे। 21 मई 1991 की रात, जगह थी तमिलनाडु का श्रीपेरम्बुदूर। वो वहां एक चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। रैली में धनु नाम की एक महिला जो एलटीटीई की सुसाइड बॉम्बर थी, वो माला पहनाने के बहाने उनके करीब पहुंची, और जैसे ही वो उनके पैर छूने के लिए नीचे झुकी, उसने अपने शरीर पर बंधे बम को उड़ा दिया। इस धमाके में राजीव गांधी और कई दूसरे लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस भयानक अंत के बावजूद राजीव गांधी की विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। तो चलिए देखते हैं कि भारत के भविष्य पर उनके असर को आज कैसे याद किया जाता है।
उन्हें आज भी उस लीडर के तौर पर याद किया जाता है जिसने भारत को टेक्नोलॉजिकल युग में लाकर खड़ा कर दिया। वो देश की कंप्यूटर और टेलीकॉम क्रांति के आर्किटेक्ट थे और शायद सबसे बढ़कर वो युवा ऊर्जा से भरी राजनीति का एक सिंबल बन गए, एक ऐसा भरोसा जगाते हुए कि नई पीढ़ी भी देश को लीड कर सकती है। तो हम इसी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर उन्होंने उस वक्त टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने पर इतना जोर न दिया होता तो आज का हमारा मॉडर्न इंडिया कैसा दिखता? ये एक ऐसा सवाल है जो उनकी दूर की सोच के महत्व को साफ दिखाता है।